हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स में बीई बीएड फोर्थ ईयर का भौगोलिक विचारधाराओं का जो पेपर है उसकी, और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था वैदिक और पौराणिक भूगोल, जिसमें अपन पुराणों की बात कर रहे थे और पुराणों में क्या क्या जानकारियाँ भूगोल के संदर्भ में मिलती है उनकी अपन बात कर रहे थे। कुछ प्रमुख पुराणों की अपन ने बात कर ली थी और कुछ एक की बात करना अभी बाकी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी कड़ी में अपन आज जहाँ तक अपन ने बात कर ली थी उससे आगे बात करते हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर। तो वराह पुराण तक कल अपन ने बात कर ली थी। आज आप हेडिंग लगा चुके होंगे कल ही गरुड़ पुराण की, और इसके तो आपने कुछ अध्याय सुने भी होंगे। अगर आप सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं अपने, तो उसकी कुछ जानकारियाँ आपको होगी। लेकिन उन जानकारियों के साथ में गरुड़ पुराण से अपने भूगोल के संदर्भ में भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। देखिए, गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 19,000 इसमें श्लोक है। और इसमें मुख्य रूप से एक तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में यहाँ पुराने समय में जो इनकी रचना के समय जो माना जाता था वो जानकारी इससे मिलती है। इसके अलावा इससे अपने को जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूर्य और सूर्य की आराधना का जो महत्व है उसके संदर्भ में भी जानकारी इससे मिलती है। इनके अलावा भौगोलिक रूप से एक तो ज्योतिष विज्ञान है इसके बारे में, और विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनके उपयोग के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में इस पुराण से अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। लिखिए, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है। उन्नीस हजार श्लोक है, जिनमें से भौगोलिक जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। इस पुराण से हमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रमुख तीर्थ स्थलों, ज्योतिष, औषधि, प्रमुख जड़ी बूटियाँ, सूर्य तथा सूर्य की आराधना के महत्व
के महत्व के संदर्भ में अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने वामन पुराण। तो देखिए, वामन पुराण में श्लोक तो है 10,000, और इस पुराण में अपने को जो अपने धाम है, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र और थानेश्वर जो है क्षेत्र है, इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसमें एक लाइन में लिख लीजिए इसमें। तो वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, जिनमें से भौगोलिक संदर्भ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र और थानेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, नारद पुराण। देखिए, इस पुराण की रचना है वो ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? गोमती नदी के तट पर की गई थी। लेकिन इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी रचना का समय जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी माना जाता है। हाँ, काफ़ी लेट है ना, माना जाता है। लेकिन देखिए, अपने को वहाँ तक नहीं जाना है, अपन को बात करनी है कि इसमें एक तो श्लोक कितने हैं। तो इसमें ये हालांकि हिस्ट्री का विषय है, लेकिन अपन फिर भी पढ़ रहे हैं। इसमें 25,000 श्लोक है, और इस पुराण में अपने को विश्व की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इस विश्व की उत्पत्ति के बारे में जानकारी अपने को ज़रूर मिलती है, लेकिन भौगोलिक तथ्य है वो इसमें नहीं मिलते। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है अपन को, लिख लीजिए। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, तथा इससे विश्व की उत्पत्ति के बारे में जानकारियाँ मिलती है। लेकिन इसके संदर्भ में भौगोलिक तथ्यों का अभाव है। तो नारद पुराण अपना हो गया, 25,000 श्लोक है, विश्व की उत्पत्ति के बारे में जानकारी है, लेकिन कोई भौगोलिक तथ्य इसके संदर्भ में अपन को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना अग्नि पुराण।
हेडिंग लगाइए। देखिए, अग्नि पुराण में लगभग 16,000 श्लोक है और इससे अपन को वही भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त होती है जो अपन को विष्णु पुराण से होती है, लगभग सेम है। और इसमें मुख्य रूप से धार्मिक रूप से अपन ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की जो अवतार है उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। और भौगोलिक रूप से इसमें कोई विशेष जानकारी है वो अलग से नहीं मिलती है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इसमें 16,000 श्लोक है और भौगोलिक रूप से इससे हमें वही जानकारियाँ प्राप्त होती है जो विष्णु पुराण से पता चलती है। ठीक है। फिर देखिए अगला आता है मार्कंड पुराण और इसमें लगभग 9,000 श्लोक है और इससे अपन को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक प्रदेश है नवखंड प्रदेश, जिसके बारे में भी इससे अपन को जानकारी मिलती है। तो आप इसमें केवल इतना लिख लीजिए, इसमें 9,000 श्लोक है, सबसे छोटा है वैसे ये 9,000 श्लोक है तथा इससे हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। फिर आता है स्कंद पुराण और इसमें जो श्लोक है वो श्लोक तो 18,000 है, लेकिन भौगोलिक जानकारियों का इसमें अभाव है। अपने किसी भी प्रकार की कोई भौगोलिक जानकारी नहीं मिलती। इसमें केवल जो दक्षिणी भारत है उसमें भगवान शिव की आराधना के बारे में जानकारियाँ हैं, उनका वर्णन मिलता है। तो भौगोलिक ज्ञान इसमें नहीं है। एक लाइन लिख लो, इसमें 18,000 श्लोक है लेकिन भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने मत्स्य पुराण। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हेडिंग लगाइए। देखिए, मत्स्य पुराण की अगर अपन बात करें तो इसमें 14,000 श्लोक है और इसमें जो पृथ्वी पर प्रलय आए उस प्रलय के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। जो प्राचीन समय में माना जाता है कि यहाँ प्रलय आया था, उसके बारे में इससे
जानकारी मिलती है। इसके अलावा गंगा नदी के बारे में भी इसमें विशेष जानकारियाँ हैं वो इससे अपन को मिलती है। और इन दोनों के अलावा जो द्वीप है तत्कालीन समय के, वनस्पतियाँ हैं, पशु पक्षी जीव है, इनके बारे में भी अपन को इससे जानकारी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसमें 14,000 श्लोक है और इसमें पृथ्वी पर आए प्रलय की जानकारी भी मिलती है। प्रलय की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण से गंगा नदी के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। इस पुराण से द्वीपों, वनस्पति और पशु पक्षियों के संदर्भ में भी जानकारियाँ निहित है। ठीक है, ये तो होगी इसकी सामान्य बात। अब एक विशेष जानकारी जो इससे भूगोल के संदर्भ में अपन को मिलती है वो है कि इस पुराण में एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और जवार भाटा, इनके बारे में भी अपन को जानकारियाँ हैं वो मिलती है। तो ये विशेष हो गया इसका। तो आगे लिखिए, मत्स्य पुराण से पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जवार भाटा आदि के संदर्भ में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है लिंग पुराण। और लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या है 11,000, लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार की भौगोलिक जानकारी है वो नहीं मिलती है। इसमें केवल जो भगवान शिव है उसकी पूजा के बारे में और जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जो वंशज हुए उनके बारे में अपन को जानकारियाँ मिलती है। बाकी भौगोलिक रूप से इसमें कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो लाइन लिख लीजिए एक, इसमें 11,000 श्लोक है, लेकिन भौगोलिक जानकारियों का इसमें अभाव पाया जाता है।
देखिए उसके बाद में आता है अपने ब्रह्मानंद पुराण, लेकिन इसमें श्लोक तो 12,200 है, लेकिन ये एक तरह से ब्रह्मा पुराण जो है, सॉरी, वायु पुराण, उसकी ये एक तरह से प्रतिलिपि अपन इसमें कह सकते हैं, जिसमें कुछ संशोधन किया हुआ, तो इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी है वो नहीं मिलती है भौगोलिक रूप से। फिर आता है उसके बाद में ब्रह्म विवर्त पुराण, इसमें 18,000 श्लोक है, और इसमें भी अपन को जो भौगोलिक जानकारी है वो नहीं मिलती है। फिर आता है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में अपने कुछ जानकारियाँ हैं, तो बाकी की उन दो को मेरे को नहीं लगता कि अपन को यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि अपने उसमें कोई जानकारी नहीं है। इसको आप सीधा लगाइए हेडिंग भागवत पुराण। कि अपन पुराणों से अपन को ये नहीं है कि अपन को सारे पुराणों का पता होना चाहिए, अपना सवाल नहीं है। अपने को तो जानकारी किससे मिल रही है, वो जानकारी वो ध्यान रखना है। तो भागवत पुराण में देखिए 18,000 श्लोक है, और इससे अपन को तत्कालीन समय में जो द्वीप थे उनके बारे में, नदियों के बारे में, और उस समय के देशों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूर्य, विभिन्न ग्रह और तारों के बारे में भी इसमें अपन को जानकारी मिलती है। तो इसमें लिख लीजिए आप, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। अठारह हजार श्लोक है, और इससे हमें विभिन्न द्वीपों, नदियों, देशों, ग्रहों, सूर्य तथा तारों के संबंध में अनेकों जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना भविष्य पुराण। ठीक है, और इसमें जो श्लोक है वो है 14,500, यहाँ इसमें अपने थे 18,000। और भविष्य पुराण से अपन को केवल शक द्वीप के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिख लीजिए इसमें 14,500 श्लोक है, और इससे शक द्वीप के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद में अपना अंतिम आ जाता है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण, और इसमें देखिए श्लोक तो 18,000 है, और इससे अपन को जो विष्णु पुराण में जो नदियों का वर्णन है, उन नदियों के बारे में ही अपन को इसमें जानकारी मिलती है। तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें 18,000 श्लोक है, और
इससे विष्णु पुराण में वर्णित नदियों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई पुराणों के बारे में जानकारी। अब देखिए अपन को पुराणों से किन किन चीज़ों का अध्ययन वो करना है विशेष रूप से, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। लेकिन आज बात अब नहीं हो पाएगी, समय समापन की ओर है, तो आज अपन ने पुराणों के बारे में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। बाकी की बातें अपन अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हो पाएगा, कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।